सूरज तेजी से अपनी कार से उतरता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है, सामने एक आदमी रोते हुए उसके पैरों में गिर जाता है। सर, मुझे बचा लीजिए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सूरज बिना घबराए उसे उठाता है और शांत आवाज में पूछता है, आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या है? वह आदमी कांपती हुई आवाज में बताता है कि कुछ दबंग बिल्डरों और नेताओं ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। उसने पुलिस से शिकायत की, अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। अब उसके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ सूरज है। सूरज उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है। वह कोई लंबा भाषण नहीं देता, बस अपना मोबाइल निकालता है और एक नंबर डायल करता है। जिसकी जमीन है उसे आज ही वापस मिलनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन बोलकर वह फोन काट देता है। वह आदमी हैरानी से सूरज को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ एक फोन से आखिर क्या बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि जमीन खाली कर दी गई है, सारे असली कागजात वापस कर दिए गए हैं और जिन्होंने कब्जा किया था वही अब माफी मांग रहे हैं। उस आदमी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस काम के लिए वह महीनों से भटक रहा था वह कुछ मिनटों में पूरा हो गया। वह बार बार सूरज का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वही आदमी दोबारा लौटता है। इस बार उसके हाथ में पैसों से भरा एक बड़ा सूटकेस होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह मेरी तरफ से दादा भाई के लिए छोटा सा तोहफा है, उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली। इतना सुनते ही सूरज का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत आसपास देखने लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर में कोई भी इस नाम को सुने। लेकिन तभी पीछे से एक सख्त आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, रुक जाइए। सभी लोग मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर ईशा खड़ी होती है। वह आगे बढ़कर सूटकेस को रोक देती है और कहती है, यह एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी का घर है। यहाँ किसी दादा भाई को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो कानून आपका साथ देगा। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराता है, मैडम, अगर कानून मेरा साथ देता तो मैं आज यहाँ नहीं आता। जहाँ पूरा सिस्टम हार जाता है वहां दादा भाई इंसाफ दिलाते हैं। ईशा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी नजर धीरे धीरे सूरज की तरफ जाती है। उसे महसूस होता है कि दादा भाई का नाम सुनते ही सूरज का चेहरा क्यों उतर गया। वह सीधे सूरज से पूछती है, जब भी दादा भाई का नाम आता है तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? सूरज हल्की सी मुस्कान देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में छिपी घबराहट ईशा से छिप नहीं पाती। उसी समय बंटी तुरंत बीच में आता है और बात बदलने की कोशिश करता है। वह उस आदमी को बाहर ले जाता है और किसी तरह मामला शांत कर देता है। लेकिन ईशा के मन में अब एक नया सवाल पैदा हो चुका होता है, आखिर यह दादा भाई है कौन? और सूरज हर बार उसका नाम सुनकर बेचैन क्यों हो जाता है? उधर सूरज के मन में सिर्फ एक ही डर घूम रहा होता है, अगर ईशा को सच्चाई समय से पहले पता चल गई तो वह सिर्फ उसका विश्वास ही नहीं खोएगा बल्कि शायद हमेशा के लिए उसे भी खो देगा। अगली सुबह पूरे घर में खुशी का माहौल था। आज ईशा अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने वाली थी। हर कोई उसकी सफलता का जश्न मना रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच सिर्फ एक इंसान था जिसके चेहरे की मुस्कान बनावटी थी। वह था सूरज। उसे अच्छी तरह पता था कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन साबित हो सकता है। वह चाहता था कि ईशा अपनी नई शुरुआत सिर्फ खुशियों के साथ करे। इसलिए उसने फैसला किया कि ऑफिस जाने से पहले दोनों भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। ईशा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगती है। दूसरी तरफ सूरज भी हाथ जोड़ता है, लेकिन उसकी प्रार्थना बिल्कुल अलग होती है। हे महादेव, बस आज किसी भी तरह मेरा सच ईशा के सामने मत आने देना। इतने में उसकी नजर मंदिर की दीवार पर लगे एक बड़े पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पोस्टर पर किसी नेता या अधिकारी की तस्वीर नहीं थी। उस पर छपा था, गरीबों का मसीहा दादा भाई, और तस्वीर वह सूरज की ही थी। सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि उसे लगता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वह तुरंत जेब से मोबाइल निकालता है और बंटी को फोन मिलाता है। बंटी, अभी के अभी मंदिर के बाहर जितने भी पोस्टर लगे हैं सब हटवा दो, एक भी पोस्टर बचना नहीं चाहिए। बंटी भी घबरा जाता है। भैया, मैं लोगों को भेज रहा हूं। उधर ईशा अभी भी आंखें बंद करके पूजा कर रही होती है। इधर सूरज बार बार उसी पोस्टर की तरफ देख रहा होता है। कुछ ही मिनटों में बंटी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे पोस्टर उतारना शुरू कर देते हैं। सूरज राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती है। वहां अभी भी एक आखिरी पोस्टर लगा हुआ था और सबसे बड़ी बात, उसी रास्ते से होकर ईशा को बाहर आना था।
सूरज के माथे पर पसीना आ जाता है। वह खुद दौड़कर पोस्टर तक जाना चाहता है, लेकिन अगर वह अचानक वहां भागता है तो ईशा का शक और बढ़ जाएगा। उधर ईशा पूजा खत्म करके मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ वह उस आखिरी पोस्टर के और करीब पहुंच रही थी। सूरज मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस किसी तरह उसकी नजर उस पोस्टर पर मत पड़ने देना। इसी बीच मंदिर के बाहर अचानक कुछ लोग दादा भाई के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। दादा भाई जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। ईशा रुक जाती है। वह पहली बार इतने लोगों के मुंह से एक ही नाम सुन रही थी। वह हैरानी से आसपास देखने लगती है। आखिर ये दादा भाई है कौन, जिसके लिए लोग इतने भावुक हैं? सूरज तुरंत उसके पास पहुंचता है। चलो ईशा, हमें देर हो रही है। लेकिन ईशा वहीं खड़ी रहती है। उसे महसूस हो रहा था कि इस नाम के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। इसी दौरान बंटी का आदमी दौड़ता हुआ आता है और किसी तरह वह आखिरी पोस्टर भी फाड़ देता है। सूरज राहत की लंबी सांस लेता है। आज तो सच सामने आने से बच गया। लेकिन कब तक? उसे अच्छी तरह पता था कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ईशा खुद उसके सामने खड़ी होगी, एक तरफ आईपीएस ऑफिसर के रूप में और दूसरी तरफ वही इंसान जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। और उस दिन उसे फैसला करना होगा, अपने फर्ज को चुनना है या अपने प्यार को। मंदिर से लौटने के बाद भी सूरज का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह जानता था कि आज तो मामला संभल गया, लेकिन हर बार किस्मत उसका साथ नहीं देगी। दूसरी तरफ ईशा के मन में भी कई सवाल घूम रहे थे। मंदिर में लोगों की बातें, दादा भाई के लिए उनका सम्मान और सबसे बड़ी बात, हर बार इस नाम का जिक्र होते ही सूरज का घबरा जाना। उसे महसूस होने लगा था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसी शाम ईशा को उसकी पहली आधिकारिक ब्रीफिंग के लिए पुलिस मुख्यालय बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में शहर के बड़े अधिकारी पहले से मौजूद थे। कमिश्नर एक मोटी फाइल उठाकर ईशा की तरफ बढ़ाते हैं। ऑफिसर ईशा, इंदौर में आपकी पहली जिम्मेदारी इसी केस से शुरू होगी। ईशा फाइल खोलती है। पहले ही पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, दादा भाई अज्ञात पहचान। वह ध्यान से पूरी फाइल पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि पिछले 1 साल में कई ऐसे मामले हुए जहां गरीबों को न्याय मिला, जमीन माफिया पीछे हटे, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन किसी भी केस में दादा भाई का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था, कोई उसका चेहरा साबित नहीं कर पाया था। ईशा फाइल बंद करती है और धीमी आवाज में कहती है, अगर यह आदमी कानून अपने हाथ में ले रहा है तो चाहे उसका मकसद कितना भी सही क्यों न हो, उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है। कमिश्नर सिर हिलाते हैं। यही उम्मीद है हमें आपसे। उधर उसी समय शहर के दूसरे कोने में फिर एक नया बवाल खड़ा हो चुका था। कुछ गुंडे एक गरीब बस्ती पर कब्जा करने पहुंचे थे। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। तभी एक काली एसयूवी वहां आकर रुकती है। गाड़ी से सूरज उतरता है। उसके साथ बंटी भी होता है। गुंडों का सरगना हंसते हुए कहता है, तुम अकेले आए हो? सूरज उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक बात कहता है, जिस दिन गरीब डरना छोड़ देंगे उस दिन तुम जैसे लोग खुद भागते नजर आओगे। गुंडे हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक चारों तरफ से सूरज के लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा खेल पलट जाता है। जो लोग अभी तक गरीबों को धमका रहे थे, अब वही हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। सूरज उनसे सिर्फ एक बात कहता है, आज के बाद इस बस्ती की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। डरे हुए गुंडे वहां से भाग जाते हैं। बस्ती के लोग सूरज को धन्यवाद कहना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वह बिना अपना नाम बताए वहां से निकल जाता है। उसी दौरान किसी दुकान के बाहर लगा एक सीसीटीवी कैमरा उसकी हल्की सी तस्वीर रिकॉर्ड कर लेता है। अगले ही घंटे यह फुटेज मीडिया तक पहुंच जाती है। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। दादा भाई पहली बार कैमरे में कैद। क्या पुलिस अब उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है? पुलिस मुख्यालय में बैठी ईशा भी वही खबर देख रही होती है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन उसमें दिखाई देने वाली चाल, कद और शरीर की बनावट उसे किसी की याद दिला रही थी। वह तुरंत टीवी के पास जाती है और स्क्रीन को ध्यान से देखने लगती है। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय वह बिना देर किए सूरज को फोन करती है। सूरज फोन उठाता है। हाँ ईशा, तुम अभी कहाँ हो? सूरज एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर सामान्य आवाज में जवाब देता है, घर पर हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन सच बिल्कुल अलग था। फोन पर बात करते समय सूरज अभी भी उसी बस्ती से वापस लौट रहा था। फोन कटते ही ईशा गहरी सोच में डूब जाती है। उसके मन में अब शक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता,
लेकिन दूसरी तरफ एक आईपीएस अधिकारी की सोच बार बार उसे यही बता रही थी कि सारे सुराग किसी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। उधर सूरज कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब वक्त बहुत कम बचा है। सच उससे ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। और जिस दिन ईशा को यह पता चल गया कि पूरे शहर का रहस्यमयी दादा भाई कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है, उस दिन सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा बल्कि उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आप ईशा की जगह होते और आपको पता चलता कि आपका अपना पति ही दादा भाई है, तो क्या आप उसे गिरफ्तार करते या उसके साथ खड़े रहते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भी लगता है कि आगे कहानी में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ईशा कभी सूरज की पूरी सच्चाई जान पाएगी।